गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो हियर वी आर टुडे. आज हम लोग यहाँ पर हैं फॉर अ वेरी स्पेशल सेशन फॉर यू ऑल, दैट इज फॉर डिस्कशन ऑफ MCQs रिलेटिंग टू योर रिविजन टेस्ट पेपर. जैसे कि आप सभी को पता है, आज जिस दिन मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ या लाइव ले रहा हूँ आप लोगों के साथ, उसके कुछ 4-5 दिन पहले ICAI ने RTP रिलीज कर दिया है फॉर नवंबर 2021 या दिसंबर 2021, जो भी आप कहो, ठीक है. तो आपके अटेम्प्ट के लिए RTP अब आ चुकी है. तो आपके अटेम्प्ट के लिए जो RTP आई है, हमेशा RTP में दो किस्म के क्वेश्चंस होते हैं. पहला क्वेश्चन जो MCQs होंगे बहुत सारे, और दूसरा क्वेश्चन विल बी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपको कैलकुलेशंस वाले सम्स करना है, बड़े क्वेश्चंस. 5 मार्क के क्वेश्चन, 10 मार्क के क्वेश्चन, 15 मार्क के क्वेश्चन भी हो सकते हैं. सो माई ऑब्जेक्टिव ऑलवेज इज टू save your time to the extent it is possible. To the extent it is possible, I try to save maximum time of my students so that they can channelize their time, their valuable time, for some other purpose. And my objective over here is to discuss the reasoning of all the MCQs given in the revision test paper of November 2021. अगर आप मई 2021 का रिविजन टेस्ट पेपर सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी सॉल्व कर सकते हो. उसका भी मैंने वीडियो पहले बना चुका हूँ, क्योंकि जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने अटेम्प्ट का RTP तो करते ही है और पिछले अटेम्प्ट का RTP भी करने की कोशिश करते हैं. सो अगर आप पिछले अटेम्प्ट का RTP करना चाहते हो तो मैं पिछले अटेम्प्ट का RTP भी ऑब्वियसली मैंने उसका भी लेक्चर अपलोड किया था, और आप लोगों के लिए भी मैंने लेक्चर आज लाइव ले रहा हूँ, ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ the RTP. There are in all 15 MCQs which are covered in the ICAI RTP for November 2021. So here goes the RTP and here goes the question number 1. ठीक है, तो चलिए शुरू करें. बोलिए प्लीज. Shall we start? Shall we start? So पहला क्वेश्चन जो है, टोटल यहाँ पर 15 MCQs है. And believe me, this particular session will save you a lot of time. अगर आप खुद से ये सेशन करने जाओगे तो आप रीजनिंग पता लगाने में बहुत समय बर्बाद कर सकते हो. इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड द रीजनिंग ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. इसके ऊपर कुछ भाषण दिया गया यहाँ पर. ये भाषण का मतलब क्या है उस पर मैं बात करूंगा आपके साथ, ठीक है. आई विल टॉक टू यू ऑल, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है. तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैं एक बार रीड कर लेता हूं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है. केस सिनेरियो 1, बड़ा सा केस है, और इस बड़े से केस के बेसिस पर नीचे 5 क्वेश्चंस ICAI ने डाला है. तो पहला केस सिनेरियो, बड़ा सा एक डिस्कशन दिया गया है, उसके नीचे 5 क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन दिस केस. सो लेट अस रीड द केस सिनेरियो. एक बार केस सिनेरियो गो थ्रू करना जरूरी है. चलो साथ में पढ़ते हैं सभी लोग. मिस्टर हर्षित, a resident Indian, is in retail business in Mumbai and his turnover for 1920 was 8 crore. He regularly purchases goods from another resident, Mr. Pranav, a wholesaler in Mumbai, and the aggregate payment made by Harshit to Mr. Pranav during the financial year 2021 was 80 lakhs. 80 lakhs का breakup दिया है. 20 lakhs 8th May 2020 को दिया गया है, 25 lakhs on 27th of August 2020, and another 20 lakhs on 18th of October 2020, and another 15 lakhs on 11th of Feb 2021. Mr. Pranav's turnover for financial year 1920 was 11 crore rupees. चलो ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ. पहले मैं केस स्टडी पूरा पढ़ लेता हूं, फिर देखता हूं एक एक क्वेश्चन को उठाने की कोशिश करता हूं. हाय अक्षत, हाय तुषार. Mr. Pranav paid 5 lakhs on 1st September 2020 to Mrs. Thomas Cook for a holiday package to Singapore for a week with his family, comprising of his wife and 2 children, being twins aged 22 years in the last week of September. He also took an education loan of 15 lakhs. On 1st of Feb 2021 from State Bank of India, Madam Kama Road, Mumbai, for his son 2-year Master of Public Administration program in Columbia University, USA, and remitted the said amount through the same bank, which is an authorized dealer under the liberalized remittance scheme of RBI LRS. For his daughter MBA in Iowa State University, USA, he remitted 12 lakhs on 15th of Feb 2021 out of his personal savings through Bank of India Bandra branch, Mumbai,
which is also an authorized dealer under LRS. Mr. Pranav also remitted 6 lakhs on 28th of March 2021 out of his personal savings under LRS through Bank of India, Bandra branch, as a gift to his sister residing in London on occasion of her 50th birthday. So this is the scenario which is there in front of you. Exam में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे सिनेरियो पे बेस्ड होते हैं और कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट एमसीक्यू, मतलब उसका किसी सिनेरियो पे डिपेंडेंस नहीं है, वो डायरेक्ट एक एमसीक्यू होगा, 4-5 लाइन का क्वेश्चन होगा, उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, आपको एक सिलेक्ट करना है। बट यहां पर कैसा है, आपको 2-3 पैराग्राफ, तगड़े पैराग्राफ दिए जाएंगे, उसमें से आपको अब नीचे एमसीक्यूज दिए गए। सो बेस्ड ऑन दीज 2 पैराग्राफ्स वी आर गोइंग टू सॉल्व 1 by 1 एमसीक्यूज नाउ। एमसीक्यू नंबर 1, आर द प्रोविजंस ऑफ टीडीएस और TCS under the Income Tax Act 1961 attracted in respect of purchase or sale transaction between Mr. Harshit and Mr. Pranav? If so, what is the quantum of tax to be deducted or collected for previous year 2021? Option A, Option B, Option C अगले पेज पर है, Option D भी अगले पेज पर है। अब क्वेश्चन पहले पढ़ लो। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या मिस्टर हर्षित और मिस्टर प्रणव के बीच में जो परचेज और सेल का ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या उस पर टीडीएस या टीसीएस कोई भी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कितना टीडीएस डिडक्ट होगा या कितना टीसीएस कलेक्ट होगा? दोनों में से एक हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब पहले हमको मिस्टर हर्षित और मिस्टर प्रणव का ट्रांजैक्शन देखना पड़ेगा। मिस्टर हर्षित और मिस्टर प्रणव के बीच में ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज और सेल का है। कौन परचेज कर रहा है? हर्षित परचेज कर रहा है। हर्षित किससे परचेज कर रहा है? प्रणव से परचेज कर रहा है। मतलब प्रणव सेलर है, हर्षित बायर है। अब याद करो, एक सेक्शन आया है कभी फाइनेंस एक्ट 20 के अंदर 206C, याद करो 206C 1H, जिसमें क्या बोला है कि ये अगर प्रीवियस है 2021 है और इसमें अगर आप सेलर हो, ठीक है, और अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और इस साल अगर आप 50 लाख रुपए से ज्यादा का सामान सेल करते हो तो आपको 50 लाख के एक्सेस अमाउंट जो होगा उस पे टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा एट 0.1%। याद आता है? कुछ याद आता है? बोलिए। ये प्रोविजन आया है फाइनेंस एक्ट 20 का, पूरे अमेंडमेंट को टारगेट किया उन्होंने। क्या प्रोविजन है? 206C1H का, कि अगर आप करंट ईयर में सेलर हो और अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो करंट ईयर में अगर आप 50 लाख रुपए से ज्यादा का किसी को भी सामान बेचते हो तो एक्सेस अमाउंट पे आपको 0.1% का क्या काटना पड़ेगा? टीडीएस। सॉरी, क्या कलेक्ट कर, टीडीएस नहीं, क्या कलेक्ट करना पड़ेगा? टीसीएस। अब यहां पर भी गवर्नमेंट ने कोविड-19 की वजह से रिलैक्सेशन दे दिया है। क्या रिलैक्सेशन दिया है? इसमें 25% का रिलैक्सेशन है। इसका मतलब अब ये कितना हो जाएगा? 0.075% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। अब इसमें एक आखिरी चीज भी मुझे बोलनी है, वो ये है कि ये जो नया सेक्शन है कब आया? ये फाइनेंस एक्ट 2021 में आया, 20 में आया। अब ये नया सेक्शन कब से एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021। मतलब जो गुड्स आप 1 अक्टूबर 2021 के बाद सेल कर रहे हो, सिर्फ उसी पे ये सेक्शन एप्लीकेबल है। उसके पहले अगर कोई सामान बेचा है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैंने पूरा सेक्शन का बैकग्राउंड दे दिया आपको। ये सेक्शन नंबर क्या है? 206C1H। किसके लिए एप्लीकेबल है? अगर कोई सेलर का पिछले साल का टर्नओवर, लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और करंट ईयर में अगर वो 50 लाख रुपए से ज्यादा का गुड्स सेल करता है तो उसको 0.1%, कोविड-19 की वजह से 0.0575% का टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो यहां पर हर्षित गुड्स खरीद रहा है तो हर्षित के लिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन प्रणव गुड्स बेच रहा है, प्रणव के लिए सेक्शन एप्लीकेबल है। क्या प्रणव का पिछले साल का टर्नओवर 10 लाख करोड़ से ज्यादा है? द आंसर इज यस। तो प्रणव का पिछले साल का टर्नओवर कितना है? 11 करोड़ है। अब दूसरी चीज जो आपको चेक करनी है वो है ये सेक्शन कब से एप्लीकेबल है? 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल है ये सेक्शन। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। यहां पर भी 20 लिखना चाहिए। अगर उसके पहले अगर सामान बेचा है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, उसके बाद सामान बेचा है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल है। लेकिन 50 लाख की थ्रेशोल्ड कंप्यूट करने के लिए उसके पहले भी जो सामान बेचा है ना वो भी कंसिडर करना है। डिड यू अंडरस्टैंड?
कि इस साल में आप 50 लाख से ज्यादा का सामान बेच रहे हो या नहीं बेच रहे हो, वो पता लगाने के लिए आपको सेक्शन आने के पहले जो सामान बेचा है ना, वो भी कंसिडर करना है। ऐसे सारे क्वेश्चन हमने क्लास में किए, मैंने क्लास में करवाया उस पे क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं। टोटल 80 लाख रुपए का सामान इसने बेचा है। 20 लाख का सामान 8 मई को। देखो इस पर तो टीसीएस कलेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि ये 1 अक्टूबर 2020 के पहले का ट्रांजैक्शन है। 25 लाख रुपए पर भी नहीं हो सकता है। तो देखो 1 अक्टूबर 2020 के पहले कितने का ट्रांजैक्शन हुआ, 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, इस पे टीसीएस कलेक्ट नहीं हो सकता है। उसके बाद 27 अगस्त को 25 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ, वो भी 1 अक्टूबर 2020 के पहले हुआ है, इसके ऊपर भी टीसीएस कलेक्ट नहीं हो सकता है। अच्छा 1 अक्टूबर के बाद कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, 20 और 15 लाख रुपए का, ये 20 लाख रुपए का और ये 15 लाख रुपए का, ठीक है। अब इस पर तो टीसीएस कलेक्ट हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ये छोड़ दो, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन क्या इस पर कलेक्ट हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन इस पर भी पूरे अमाउंट पे नहीं हो सकता है। क्योंकि पूरे अमाउंट पे कैसे होगा, क्योंकि टीसीएस जो कलेक्ट करना है ना 0.1% या 0.075% जो भी है, दैट हैज टू बी कलेक्टेड ऑन एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। अब 50 लाख कंप्लीट करने के लिए यहां पर 45 लाख तक का थ्रेशोल्ड एग्जॉस्ट हो गया। अब 5 लाख रुपए का थ्रेशोल्ड आपको यहां से भी एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। मतलब 45 लाख प्लस 5 लाख आउट ऑफ दिस will be remaining amount how much, 15 plus this 15, therefore answer is 30 lakhs rupees पर 30 lakhs rupees पर प्रणव को 0.075% का टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। Did everybody understand this answer? Please answer me. And therefore the answer is what? Mr. Pranav has to collect TCS of 0.075% of 30 lakhs. Is everyone clear with this first question? Believe me, आप खुद से बैठ के करोगे बहुत समय बर्बाद करोगे। मैं बोल रहा हूं इसको देख लेना एक दो बार अच्छे से, तो आपको क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी एग्जैक्टली इसमें क्या करना है आपको। Is everyone clear? Shall I go ahead with the second question? बोलिए। So let us move on to the second question now. Second question is a very simple question. In case of failure to furnish fan by deductee, अगर deductee अपना या collectee अपना पैन नहीं देता है as required based on the answer to question number 1. Question number 1 में अगर तुषार ने, कौन है तुषार, ही है ना पहला वाला बंदा, कौन है, हर्षित भाई। रिकैप के लिए बाद में देख लेना, ठीक है प्लीज। ओम प्रकाश जी, मैं रिकैप करूंगा, लेक्चर बहुत लंबा खींचा जाएगा, इसको फास्ट करना है, मुझे समय नहीं बर्बाद करना है किसी का। ये अपलोड होगा लेक्चर, बाद में देख लेना। हाँ, अब सामने वाला अगर पैन नहीं देगा तो कितना टीसीएस कलेक्ट होगा, उस पर गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाया है। गलत, 20% नहीं है गायत्री। प्रोविजन क्या है पता है, उस पर जाकर चेक करना। क्या चेक करना पता है, अपनी रिस्पेक्टिव बुक के अंदर फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 206C 1H, ये चेक करना जाकर अपनी रिस्पेक्टिव बुक में। एंड द आंसर इज द रेट मेंशन इन द सेक्शन और 1% विच एवर इज हायर। जाकर चेक करना। नहीं नहीं, नॉर्मल केसेस में 5% है, ये केसेस में 1% रेट है। गलत, जाकर सब लोग अपनी पढ़ाई करो अच्छे से। नॉर्मल केसेस में टीसीएस पे 5% लगता है, मैं मानता हूं, और 20% तो वो टीडीएस का पैन नहीं दिया तो 20% है। बट इस केस में 2061H के अंदर जाकर चेक करना, आपने अपनी बुक के अंदर लिखा है, ये नवंबर 21 वालों ने अपने हाथों से लिखा है वो सारे प्रोविजंस अपनी बुक के अंदर। चेक करना कितना टीसीएस कलेक्ट होता है, ट्वाइस द रेट और 1% विच एवर इज हायर। तो ट्वाइस द रेट कितना हो गया, 0.075 का ट्वाइस कितना हो गया, ऑब्वियसली इससे कम ही होगा। एंड देयरफॉर आंसर इज 1%। जाके अपनी रिस्पेक्टिव बुक में चेक करना। एंड देयरफॉर द आंसर ओवर हियर इज 1%, डी। इज एवरीवन क्लियर? ये वाले केस में इट इज नॉट 5%, इट इज नॉट 5%, इट इज ट्वाइस द रेट। जाकर चेक करो, गलत आंसर ना करो, इसीलिए आया हूं मैं आज। आर यू क्लियर? बोलिए। Shall I go ahead? तो मैं आगे बढ़ता हूं towards the third question. Is Thomas Cook required to collect tax at source on receipt of 5 lakhs from Mr. Pranav for holiday package to Singapore? If so, what is the amount of tax to be collected? Whatever it is. ठीक है,
नाउ पे अटेंशन प्लीज। अब थॉमस कुक कहां पर है? यहां पर है। मिस्टर प्रणव पेड 5 lakhs टू थॉमस कुक फॉर ए हॉलिडे पैकेज टू सिंगापुर। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या थॉमस कुक एक ऑथराइज डीलर है? द आंसर इज नो। क्या थॉमस कुक को आप एक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के थ्रू पेमेंट कर रहे हो? द आंसर इज नो। पता है इस साल एक नया अमेंडमेंट आया और एक 206C1G, जिसमें अगर आप किसी ऑथराइज डीलर को पेमेंट करते हो, ऑथराइज डीलर आपसे कलेक्ट कर रहा है पेमेंट टू रेमिट आउटसाइड इंडिया अंडर द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम एज अप्रूव्ड बाय आरबीआई, तो फिर वो ऑथराइज डीलर आपसे 5% टीसीएस कलेक्ट करेगा 7 लाख रुपए के ऊपर। 7 लाख का थ्रेशोल्ड है। लेकिन यहां पर थॉमस कुक कोई ऑथराइज डीलर नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप उसको पेमेंट जो कर रहे हो और वो जो इंडिया के बाहर रेमिट कर रहा है, वो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के थ्रू रेमिट नहीं कर रहा है। एंड देयरफॉर द आंसर इज there is no provision of TDS applicable or TCS applicable in this case, and therefore the answer is A. TCS provisions are not attracted in respect of this transaction. अरे are you clear? बोलिए। ऑथराइज डीलर का क्या मतलब है? उसका डीलर का मतलब लिखवाए हो क्लास के अंदर, चेक करो। रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई, FEMA रेगुलेशंस में कवर्ड होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आर यू क्लियर? जाकर प्रोविजन चेक करना। ऑथोराइज डीलर अगर आपसे कुछ पेमेंट कलेक्ट करता है फॉर रेमिटिंग आउट ऑफ इंडिया अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, LRS स्कीम, देन द TCS प्रोविजन अंडर 206C subsection 1G is applicable, otherwise it is not applicable. Please be very clear about it. Shall I go ahead? बोलिए बेटा। ओके ओम प्रकाश। चौथा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। What is the amount of tax to be collected from Mr. Pranav in respect of remittance of overseas amount overseas for his sons and daughters education? ठीक है, अब सुनो अपने, क्या है यार, इसको हटाता हूं पहले। मिस्टर प्रणव इंडिया के बाहर पैसा भेज रहा है, किसके लिए? अपने बेटे और बेटी के एजुकेशन के लिए। तो चलो देखते कितना टीसीएस आएगा उस पर, तो ध्यान से देखना। फिर से 206C1G। अब सबसे पहले वो 15 लाख रुपए इंडिया के बाहर बेच रहा है। अब जो 15 लाख रुपए इंडिया के बाहर भेज रहा है ना, वो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के थ्रू, देखो बराबर ऑथराइज डीलर के थ्रू, ये एक एजुकेशन लोन लिया उसने और भेजा। अगर वो एजुकेशन लोन लेकर इंडिया के बाहर भेजता है ना, एजुकेशन लोन लेकर इंडिया के बाहर भेजता है, तो उस पर 0.5% का टीसीएस कलेक्ट होगा, बस वो भी 7 लाख के ऊपर। तो अब ये 15 लाख रुपया, क्योंकि ये एजुकेशन लोन का लिया हुआ पैसा है, इस पर 0.5% का टीसीएस आएगा, वो भी सिर्फ 8 लाख रुपए पर। इज एवरीवन क्लियर? उसके बाद ये 12 लाख रुपया उसने अपनी पर्सनल सेविंग से भेजा है, तो इस पर उसको कितना टीसीएस कलेक्ट होगा? 5%, फिर से 7 लाख के ऊपर। तो यहां पर एजुकेशन लोन के केस में 0.5% का टीसीएस कलेक्ट होता है, 7 लाख का थ्रेशोल्ड मिलेगा, 8 लाख पे 0.5%। और यहां पर जो पर्सनल सेविंग से पैसा भेज रहा है, लोन से पैसा नहीं है, खुद का पैसा, उस पे 7 लाख का एग्जेम्पशन तो मिलेगा ही, बचे हुए 5 लाख पे 5%। इज एवरीवन क्लियर? तो 8 लाख पे 5%, 0.5%, सॉरी, इस वाले 8 लाख पे 0.5% और इस वाले 5 लाख पे 5%। इज एवरीवन क्लियर? एंड उस हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा? 8 लाख पे 0.5% और 5 लाख पे 5%। हाँ, क्या 7 लाख टोटल में नहीं देखा जाएगा? नहीं देखा जाएगा। ये मैंने क्लास में भी जब क्वेश्चन कराया हो ना, तो मैंने 2 बार 7 लाख का थ्रेशोल्ड लिया हूं, बिकॉज दीज थ्रू प्रोविजन, जो 0.5 वाला प्रोविजन है, वो एक नहीं बिल्कुल भी ट्वाइस नहीं। यही डाउट मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में भी पूछते थे, और अपनी टेक्स्ट बुक में भी एक क्वेश्चन है इस पर, जिस पर हमने 2 बार 7 लाख का एग्जेम्पशन लिया है। क्यों लिया है? मैंने उसका, जिसने मेरे को डाउट पूछा है, मैंने उनको आंसर भी किया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी ये क्वेश्चन पूछा है, क्या 7 लाख 2 बार लो ना? बिल्कुल लो, क्योंकि ये 2 अलग प्रोवाइजो में बेनिफिट दिया गया है। 0.5% वाला अलग प्रोवाइजो है, 5% वाला अलग प्रोवाइजो। दीज आर 2 डिफरेंट प्रोवाइजोस व्हिच आर कवर्ड इन 206C सबसेक्शन 1G। मेरे क्वेश्चन में कवर्ड है? यस हिमांशु,
बहुत डिटेल में मैंने आपको क्वेश्चंस करवाया इन सब चीजों के ऊपर। ये सब चीज आपके लिए बहुत केक वॉक होनी चाहिए। शैल आई गो अहेड विद द लास्ट क्वेश्चन? बोलिए, आप लोग दे सकते हो लास्ट क्वेश्चन का आंसर। आर टीसीएस प्रोविजन अट्रैक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रेमिटेंस ऑफ गिफ्ट टू सिस्टर? If so, what is the amount of tax to be collected from Mr. Pranav? No. No, since the amount remitted to his sister is less than 7 lakh. No, due to the reason stated in A or B. Yes, 30,000. What is the answer? क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे सकते हो तो दो। अच्छा क्वेश्चन है भी। ये अपनी बहन को कुछ 6 लाख रुपए भेज रहा है इंडिया के बाहर, LRS स्कीम के थ्रू, पर्सनल सेविंग से। क्या इस पर टीसीएस कलेक्ट होगा? एंड द आंसर इज यस। ये बिल्कुल मत बोलना कि 6 लाख का उसको 7 लाख का एग्जाम्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर 12 लाख का एग्जाम्शन लेके बैठा है। चेक करो। आंसर समझ आया मेरा? आंसर विल बी डी। आंसर विल बी डी। क्यों? क्योंकि देखो, जब उसने 12 लाख रेमिट किया था ना इंडिया के बाहर, चेक करो, तो उसी बैंक से थ्रू किया था, बांद्रा ब्रांच। दिख रहा है बैंक ऑफ इंडिया? बैंक ऑफ इंडिया बांद्रा ब्रांच ने यहां पर उसको ऑलरेडी 12 लाख पे 7 लाख का एग्जाम्शन दे दिया है। अब बैंक ऑफ इंडिया बांद्रा ब्रांच उसको वापस से 6 लाख पे 7 लाख का एग्जाम्शन नहीं दे सकता है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। हां, अगर ये बैंक कोई और बैंक से होता, सपोज ये बैंक ऑफ इंडिया के बदले एसबीआई होता, तो फिर ये बोल सकता था मैं ये तो सेपरेट ऑथराइज्ड डीलर है, तो उस केस में उसको 7 लाख का एग्जाम्शन वापस से मिल जाता था। कहां पर? एसबीआई के थ्रू। अभी तुम पॉइंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे? ये सब कुछ मिस्टर प्रणव के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचोगे, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, क्योंकि बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीसीएस कलेक्ट करना। अब बैंक के पास आप गए, आपने 12 लाख रुपए का रेमिट किया, बैंक ने 7 लाख का एग्जाम्शन दे दिया। वापस से आप उसी साल में 6 लाख और देने जाओगे तो बैंक थोड़ी वापस 7 लाख का एग्जाम्शन देगा, बिकॉज 7 लाख इज पर ईयर, पर पर्सन। अरे, इज एवरीवन क्लियर? बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने बोला मैं आरटीपी डिस्कस करता हूं। मैंने पिछले हफ्ते पोस्ट भी डाला था। चलिए, आई वॉज नॉट इन द सिटी, दैट इज द रीजन थोड़ा सा 5-6 दिन लेट हो गया, ना तो मैं नेक्स्ट डे ही डाल देता था इसके क्वेश्चंस। मैं बॉम्बे में नहीं था, नहीं तो मैं उसी दिन डाल देता था इसके क्वेश्चंस। जैसे आरटीपी आई, मैंने आधे घंटे के अंदर सारे क्वेश्चंस देखे, मैं बोला फटाक से डालता हूं इन लोगों के लिए। शैल आई गो अहेड? इज एवरीवन क्लियर विद द फर्स्ट केस स्टडी? वो लोग ऑप्शंस जानबूझकर ऐसे डालेंगे जो आपके दिमाग में आंसर आएंगे। बहुत इंटेलिजेंट ऑप्शंस डालता है इसी है। ये जो ऑप्शंस है ना बाकी के, ये रैंडम ऑप्शंस नहीं होते, ये वो ऑप्शंस होते हैं जो मेजॉरिटी स्टूडेंट सोचते। हमेशा याद रखना, हमेशा जो ऑप्शंस यहां पर मिलेंगे ना आपको गलत आंसर, वो वही आंसर होंगे जो 90% स्टूडेंट सोच रहे होंगे। ये कुछ भी नहीं डालता है इसे रैंडमली, बहुत ही स्मार्टली बनाए गए एमसीक्यूज है। शैल आई गो अहेड विद द नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 2? चलिए देखता हूं मैं इसमें। ए लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी। मैं डरा नहीं रहा हूं भाई, मैं बता रहा हूं। अभी बच्चे हो क्या, आप डरोगे? छोड़ दो फिर सीए फाइनल। ए लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी। शैल आई गो अहेड? पढ़ाई अच्छी करो अपनी, क्यों डरने की जरूरत नहीं आपको। पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर तो एबीसीडी भी नहीं लिख पाओगे। डैब इंडिया ऐसे नहीं सोचो बेटा, गलत सोच है आपकी। डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको। ये तो नहीं बोल सकता ना बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, ये बहुत इजी है, बहुत इजी है बोल दूंगा, लाइटली ले लोगे आप लोग। चलो पढ़े क्वेश्चन नंबर 2। ए लिमिटेड is an Indian company which has invested in the shares of other Indian and foreign company during the previous year 2021. A Limited received dividend from these companies as follows. ये सारी कंपनी से A Limited को डिविडेंड मिला। ठीक है, अब A Limited का किस किस कंपनी में शेयर होल्डिंग है पहले ये देखो। एक इंडियन कंपनी में, 2 फॉरेन कंपनी में है, फिर और एक इंडियन कंपनी में। ठीक है, पहले इंडियन कंपनी में 10% शेयर है, दूसरी इंडियन कंपनी में 22%, तीसरी इंडियन कंपनी में 30% और सॉरी ये दोनों फॉरेन कंपनी में 22 और 30% और इसमें 15%। ये किस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, किस दिन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये ग्रॉस डिविडेंड है और यहां पर क्या दिया गया है,
इस डिविडेंड को कमाने के लिए उन्होंने इन्वेस्ट करने के लिए लोन लिया था, और लोन पे जो इंटरेस्ट है वो उसका यहां पर बाइफर्गेशन है। ठीक है, यस, एटीएम से रिलेटेड यहां पर कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। बराबर बेटा गायत्री, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी जबरदस्त क्वेश्चन, बट ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने क्लास में नहीं किया है, सब कुछ किया है क्लास में। ठीक है, आगे पढ़ रहा हूं मैं। ए लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड ऑफ 6 लाख। यस हिमांशु, 20% तक अलाउ होता है for financial year 1920 in June 20 and dividend of 7 lakh for financial year 2021 in July 21. Mr. Akash and Mr. Arav are two brothers who have invested in the shares of A Limited. Both of them were born in India. Their parents and grandparents were also born in India. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे लिए। Mr. Akash is an Indian citizen who lives in Hyderabad. He is employed with a leading textile manufacturing unit at a salary of rupees 1 lakh per month. His brother Mr. Arav is settled in country Y since the year 2010. He is a citizen of country Y and is a partner with a software development firm in country Y. His share of profit in country Y firm for financial year 2021 is country Y dollar 1,20,000, which was credited to his bank account in country Y. The value of one country Y dollar may be taken as 25 rupees. He is not subject to income tax in country Y since the share of profits of a firm is exempt in the hands of partners in country Y. Mr. Arav visits India for 4 months in continuation every year. He earns interest of 14 lakhs from fixed deposit with Bank of India. The details of investments in the shares of A Limited by Mr. Akash and his brother Arav are given below. यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है, और इस बेसिस पर अभी अपने को इनका क्वेश्चन का आंसर निकालना है। Ignore the provisions of DTAA if any with country Y for the purpose of answering these questions. तो DTAA का इंपैक्ट आपको इग्नोर करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पहला क्वेश्चन है इस केस स्टडी का। लेट अस ट्राई टू आंसर दैट। What is the amount of dividend income includable in the gross total income of A Limited for AY 21-22 under the provisions of the Income Tax Act 1961? ठीक है, इसका आंसर क्या है, चलो पता लगाते। What is the amount of dividend includable in the gross total income of A Limited for AY 21-22 under the provisions of Income Tax Act 1961? तो आपको क्या ढूंढना है, GTI ढूंढना है, टैक्सेबल इनकम नहीं ढूंढना है। GTI किसका, कंपनी का, A Limited का GTI ढूंढना है फॉर AY 21-22। शैल वी स्टार्ट, बोलिए, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, शैल वी स्टार्ट। तो ए लिमिटेड का जीटीआई मैं निकाल रहा हूं, देखो कैसे, दिमाग के अंदर बराबर से कैलकुलेशन करो, कैलकुलेटर उठाओ। ये 2 लाख रुपया ए लिमिटेड के हाथ में टैक्सेबल होगा, लेकिन इसमें से इसको 20% डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट का, मैक्सिमम 20%, उससे ज्यादा नहीं। 2 लाख का 20% कितना होता है, 40,000। तो इसमें से उसको 40,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा, कहां पर, कहां पर, सेक्शन 57 में। इज एवरीवन क्लियर? तो ये कितना टैक्सेबल हो जाएगा, ये जीटीआई में कितना इंक्लूड होगा, 1,60,000। एक्चुअल 45, एक्चुअल को मारो गोली, 20% से ज्यादा डिडक्शन यू कैन नॉट गेट, तो ये हो जाएगा 1,60,000। क्लियर? सेकेंड, ये 4 लाख रुपए है, ठीक है, ये 4 लाख पे भी उसको 20% डिडक्शन मिल जाएगा। 20% ऑफ 4 लाख इज हाउ मच, 80,000 रुपीज का डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये 2 लाख कितना हो गया, ये 2 लाख पहले बन जाएगा 1,60,000, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। ये 4 लाख कितना हो जाएगा, उसका 20% विल बी 80,000, तो ये भी हो जाएगा जीटीआई के अंदर 3,20,000, ठीक है। अब गौर से सुनना मेरी बात, ये जो तीसरा वाला है ना केस, तीसरा वाला केस, यहां पर इसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा 20% वाला, सेक्शन 57 वाला। इस केस में क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इस केस में गौर से सुनना, A Limited holds more than 26% in the foreign company and therefore अब A Limited के हाथ में एप्लीकेबल है 115 BBD, और जहां 115 BBD एप्लीकेबल होता है ना कंपनी के हाथ में, अगर इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी में 26% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड करती है, तो उस फॉरेन कंपनी से जो डिविडेंड मिलेगा वो स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी मानी जाएगी, और आपके हाथ में वो डिविडेंड ग्रॉसली टैक्सेबल होगा। वो डिविडेंड आपके हाथ में, उस पर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, याद करना। अरे आर यू क्लियर? 15% पे टैक्स होता है वो डिविडेंड, उस पर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। तो यहां पर आपको 6 लाख रुपया ग्रॉसली टैक्सेबल होगा, यहां पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस। लास्ट वाला केस, फिर से आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा, कितना मिलेगा कैलकुलेट कर लो जरा, 3,20,000 का
20% डिडक्शन, तो 3,20,000 का 20% कितना होता है 64,000। एक्चुअल में कितना है 70, तो आपको 64,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। एक्चुअल से ज्यादा नहीं मिल सकता है, तो दिस विल बी 2,56,000। अब टोटल मारोगे कितना आएगा, $13,36,000 and the answer is 13,36,000. Question number 1. Answer is D. Is everyone clear with this? Please tell me. गायत्री बराबर से लिखो यार, गलत गलत नंबर मत लिखो उधर प्लीज यार, दूसरे भी कंफ्यूज होंगे आपकी वजह से। ठीक से नंबर लिखो बेटा। इज एवरीवन क्लियर? मजाक नहीं है ये, ढंग से पढ़ो, इसलिए कॉन्सेप्चुअल स्टडी, रट्टा मारने वाले का कुछ नहीं होने वाला इस दुनिया में। बढ़ो आगे। हाँ अब देखो एक चीज बहुत सिंपल है, ये जीटीआई हो गया, ठीक है बराबर। सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब याद करो एटीएम करके एक सेक्शन आया है, उस पर एक क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिडक्शन अलाउेबल अंडर एटीएम टू ए लिमिटेड फॉर AY 21-22। एटीएम क्या बोलता है कि सपोज ये प्रीवियस है 2021 है, आप ए लिमिटेड हो, आपको जो भी डिविडेंड मिला किससे मिला, डोमेस्टिक कंपनी से, फॉरेन कंपनी से, जिससे भी मिला, और अगर आप ये डिविडेंड अपनी ड्यू डेट के 139(1) में जो ड्यू डेट है ना उससे एक महीने पहले, अब इसकी 139(1) में ड्यू डेट क्या होगी बेटा 31 अक्टूबर 2021, उससे एक महीने पहले मतलब 30 सितंबर 2021 तक। सुनो, तुझे जो डिविडेंड मिला उसमें से हम तुझे रिडक्शन दे देंगे जितना भी डिविडेंड तूने इस डेट तक पे कर दिया, बराबर 30 सितंबर तक। तो चलो देखते हैं इसको टोटल डिविडेंड कितना मिला है। इसको टोटल डिविडेंड 13,36,000 मिला है। अब इसने कितना पे किया है चलो वो भी देखना जरूरी है, वो क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है। तो अब इसने पे किया है फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, कब तक पे करेगा तो चलेगा 30 जून तक, ठीक है 30 सितंबर 2021 तक। अब इसने 6 लाख रुपया पे किया है, फिर 7 लाख पे किया है जुलाई 2021, तो 6 और 7 13 लाख रुपया। उसको कितने का डिडक्शन मिल जाएगा, यहां पर 13 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है एटीएम के अंदर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। चेक करो कितना 13 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? अरे कृष्णा भट्ट जा ना भाई, तू आराम कर, सीए बन गया ना तू, जा आराम कर, अभी मेरा दिमाग नहीं खा इधर। सीए नहीं बनना तू? अरे बोलिए, इज इट, आर यू क्लियर विद दिस 13 lakhs? टाइम मत बर्बाद करो भाई, बढ़ना है आगे जिंदगी में, पढ़ो आगे। 13 lakhs का डिडक्शन मिल गया उसको, एटीएम पढ़ो। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 फिर से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। What is the tax liability of Mr. Akash for AY 21-22 under the provision of Income Tax Act 1961 if he wishes to make maximum tax savings? उसको maximum tax saving करना है, maximum tax saving मिस्टर आकाश को। तो चलो देखते हैं उसकी टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी मिस्टर आकाश की, अगर वो मैक्सिमम टैक्स सेविंग करेगा तो, ठीक है। अब मैक्सिमम टैक्स सेविंग कैसे हो पाएगी, चलो देखते हैं, सोचते हैं उसके बारे में। मिस्टर आकाश की इनकम क्या है पहले वो देखते हैं। सबसे पहले वो 1 लाख रुपया पर मंथ सैलरी कमा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले उसकी सैलरी हो जाएगी 12 लाख। कितनी हो जाएगी 12 लाख, ठीक है। अब उसके अलावा क्या वो कुछ और कमा रहा है? हाँ कमा रहा है, यहां पर वो कमा रहा है, देखो मिस्टर आकाश 60,000 का डिविडेंड, 70,000 का डिविडेंड। लेकिन ये 70,000 का डिविडेंड मैं नहीं ले सकता हूं। क्यों नहीं ले सकता हूं? क्योंकि ये अगले साल की इनकम है। अरे आर यू क्लियर, ये 21-22 की इनकम है, अपने को 2021 की इनकम निकालना है। तो ये अगर आप ले लोगे तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। दिस विल बी टैक्सेबल इन द नेक्स्ट ईयर, आर यू क्लियर? देयरफॉर यू विल टेक 60,000। लेकिन इस 60,000 में से भी आपको 20% डिडक्शन मिलेगा। किसको? मिस्टर आकाश को। तो यहां 60 में से उसको 20% कितना हो जाएगा
12,000 रुपए, उसने एक्चुअल में 15,000 का खर्चा किया है तो उसको 12,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। ये 70,000 नेक्स्ट ईयर टैक्सेबल होएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 21 22 में डिक्लेयर हुआ है। अरे यार बाबा, समझ में आया क्या तुम्हारे कुछ? तो आकाश का इन दोनों में से सिर्फ यही टैक्सेबल है करंट ईयर में। आप इस साल की इनकम टैक्स निकाल रहे हो ना, 2 साल की एक साथ थोड़ी निकालोगे। तो इस साल की इनकम टैक्स में से ये 60 में से 12,000 का रिडक्शन मिल गया, उसकी टोटल इनकम हो जाएगी 48,000। ठीक है, 12,48,000। अब आप मेरे को बोलोगे सर 12,48,000 काय को लिया सर आपने? सर इस 12 लाख में से सर इसको 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा ना सर सैलरी में। मेरे को नहीं चाहिए वो। क्यों? क्योंकि अगर मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लूंगा ना, अगर मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया तो फिर मैं 115 बीएससी जैसे सेक्शन में नहीं जा पाऊंगा ना। मुझे क्या बोला गया है, आपको मैक्सिमम टैक्स सेव करना है। तो मैं क्या सोच रहा हूं, मैं 115 बीएससी में चला जाता हूं तो मेरा मैक्सिमम टैक्स सेव हो जाएगा ना वहां पर। और अगर आप 115 बीएससी में चले जाओगे तो आपको वहां फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता है। अरे आर यू क्लियर? जो नया सेक्शन आया है ना भाई इंडिविजुअल के लिए और एचयूएफ के लिए, मैं उम्मीद करता हूं आपको पता भी है दुनिया में कुछ। अरे बेटा कहां हो आप लोग, हो या नहीं? आंसर करो प्लीज। देयरफॉर मैं लॉजिक बता रहा हूं आपको। देखो 12 लाख पूरा क्यों ले रहा हूं, 50,000 क्यों नहीं ले रहा हूं? मेरे को ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम में जाना है भाई, क्योंकि तभी मेरा मैक्सिमम टैक्स सेव होगा। क्योंकि क्वेश्चन बहुत क्लियर बोलता है यू हैव टू सेव मैक्सिमम टैक्स। अब मैक्सिमम टैक्स सेव करने के लिए मेरे को वहीं जाना पड़ेगा और क्या। तो अब 12,48,000 12,48,000 पे टैक्स निकालना पड़ेगा। अब कैसे आएगा टैक्स? पहले 2.5 लाख तक नील, उसके बाद के 2.5 लाख पर 5% टैक्स, 5% के हिसाब से 12,500। उसके बाद के 2.5 लाख पर 10% टैक्स, 10% के हिसाब से 25,000 टैक्स। उसके बाद का 2.5 लाख पे 15% टैक्स, 15% टैक्स 37,500। तो अभी इधर कितने टैक्स लग गया? 2.5 से 5 लाख, 5 से 7.5 लाख, 7.5 से 10 लाख। ठीक है, क्लियर है? अभी अबाउट 10 लाख, अबाउट 10 लाख कितना है? 20%। अब अबाउट 10 लाख कितना अमाउंट है? 2,48,000 का अमाउंट है। ठीक है, उस पर 20%, उस पर 20% कितना आता है सर? 49,600। अब टोटल मारो, चलो सब लोग मेहनत करो थोड़ा, टोटल मारो मेरे साथ। 12,500 2.5 लाख से 5 लाख का टैक्स है, 25,000 5 लाख से 7.5 लाख का, 37,500 7.5 लाख से 10 लाख का, और 10 लाख के ऊपर 49,600। ये जो भी अमाउंट आएगा उस पर 4% सेस लगेगा। देयरफॉर द आंसर विल कम टू 1,29,584। इसको राउंड ऑफ करूंगा तो 1,29,580 आंसर आएगा। इज एवरीवन क्लियर? ये आंसर करो आप प्लीज, ऐसे बैठो मत मन लोग की तरह। इज एवरीवन क्लियर बेटा? तो आंसर इज 129,580। क्लियर है? तो आगे बढ़ता हूं फिर। हाँ, 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर आरव? क्या लगता है तुमको आरव का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बता दो। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट, डीम्ड रेसिडेंट। चलो चारों में से क्या है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ। मिस्टर आरव का यहीं पर है, जो भी है उसका आंसर यहीं पर दिया गया है, ये इतने पैराग्राफ में ही है। चलो बताओ, वापस पढ़ना पड़ेगा, यहां से यहां तक पढ़ो वापस, चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन वापस पढ़ना पड़ेगा हिमांशु, पढ़ो यहां से यहां। मिस्टर आरव का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है बताइए। 2-3 बार देख लेना है सारा पूरा लेक्चर, क्लैरिटी आ जाएगी आरटीपी पे। और अपने फ्रेंड्स लोग को भी सबके साथ शेयर कर दो, जिन्होंने पढ़ा नहीं आरटीपी उनको बोलो देख लो भाई, पागल जैसा खुद से टाइम वेस्ट मत करना, ये मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूं बेटा। हाँ बताइए क्या है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस मिस्टर आरव का? क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है? क्या वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है? क्या वो नॉन रेसिडेंट है? क्या वो डीम्ड रेसिडेंट है? एंड द आंसर इज वो नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, अब वो नॉन रेसिडेंट कैसे हो गया? ठीक है, अब मैं बताता हूं। मिस्टर आरव जो है ना, मिस्टर आरव
वो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कैसे? देखो, वो खुद इंडिया में पैदा हुआ है, उसके माँ बाप भी इंडिया में पैदा हुए, उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी इंडिया में पैदा हुए, ठीक है, वो बन गया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब अगर जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है उसके लिए क्या करना पड़ता है पता है? जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है उसके लिए रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे पता लगा जाती है कि उसका सिर्फ 182 डेज वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब उसका 182 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने वाला है क्योंकि वो साल में सिर्फ 4 महीने ही इंडिया आता है। अब अगर वो साल में 4 महीने ही इंडिया आता है तो उसका 182 डेज कहीं भी होने नहीं वाला है। चलो वहां से बच गया हो, ठीक है। हाँ, तो 180 डेज वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकता है, मतलब अब वो रेसिडेंट तो बन नहीं सकता है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बनना तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए 60 + 365 डेज का क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, अब डीम्ड रेसिडेंट का क्या कंडीशन वो फुलफिल कर सकता है? डीम्ड रेसिडेंट के लिए क्या कॉन्सेप्ट है जो फाइनेंस एक्ट 20 का अमेंडमेंट है? बहुत ही गहरा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये रेसिडेंट क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए कब वो इंडिया का रेसिडेंट बन सकता है? जब वो इंडिया में 182 डेज के लिए रहता है तो ही वो बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। अब जब रेसिडेंट ही नहीं बन सकता है और 182 डेज उसका इंडिया में हो नहीं सकता है क्योंकि वो सिर्फ 4 महीने ही रहता है, 4 महीनों में मैक्सिमम 118-120 दिन हो सकते हैं, उससे ज्यादा हो नहीं सकते, ठीक है। 4 महीने में उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है ना, अरे बोलिए ना बेटा। देयरफॉर वो रेसिडेंट तो नहीं है, नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से रेसिडेंट नहीं है। अब जब रेसिडेंट ही नहीं है तो ऑर्डिनरी भी नहीं हो सकता है, ठीक है, और जब रेसिडेंट ही नहीं है तो नॉट ऑर्डिनरी भी नहीं हो सकता है। अब हाँ, क्या वो डीम्ड रेसिडेंट हो सकता है? वो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, लेकिन वो भी नहीं है। मैं बताता हूं क्यों डीम्ड रेसिडेंट क्यों नहीं हो सकता है। सर, वो कंटिन्यूअस 4 महीने, डीम्ड रेसिडेंट बनाने के कंडीशंस क्या है? ही शुड बी ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ही शुड कम टू इंडिया ऑन अ विजिट। चलो, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी है, इंडिया में विजिट के लिए भी आ रहा है। अब उसको इंडिया में आके 120 दिन रहना है करंट ईयर में, और पिछले 4 साल में उसको 365 दिन रहना है। अब पिछले 4 साल में 365 दिन भी हो जाएगा क्योंकि वो हर साल 4 महीने कंटिन्यूसली रहता है, तो 4 साल में 365 तो हो ही जाएगा। हाँ चलो, मैं मानता हूं, चलो इस साल में भी 120 दिन भी हो जाएंगे, 120 दिन भी हो जाएंगे। लेकिन एक और कंडीशन भी है डीम्ड रेसिडेंट बनाने के लिए कि उसकी इंडिया की इनकम, फॉरेन सोर्सेस की इनकम को छोड़ के इंडिया की इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए। वो नहीं हो रहा है उसका, चेक कर लो। कैसे? क्योंकि वो इंडिया में 14 लाख रुपए का ये कमा रहा है और इंडिया में 90,000 रुपए का ये कमा रहा है, उसमें से भी उसको 20% डिडक्शन मिल जाएगा, तो 14 लाख रुपए का उसका एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है और यहां पर 72,000 रुपीज का उसका डिविडेंड आ रहा है। तो टोटल इनकम उसकी इंडियन सोर्सेस से 14,72,000 रुपीज ही है, 15 लाख क्रॉस नहीं होती है, इसलिए वो डीम्ड रेसिडेंट में भी फंस नहीं पाएगा। आर यू क्लियर विद दिस क्वेश्चन? आई होप इट इज क्लियर। बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हूं बेटा, इन सब चीजों पे बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन कराया हूं मैंने आपको। क्यों कराया था? इसी दिन के लिए। आर यू क्लियर? प्लीज बोल दो बेटा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। रेसिडेंट नहीं है, उसके लिए सेक्शन 8 पढ़ना पड़ेगा अंजू। सेक्शन 8 में पढ़ाया मैंने, व्हेन इज डिविडेंड टैक्सेबल, अलग अलग क्राइटेरिया है। बेटा डब इंडिया, पहले तो नाम चेंज करो यार तुम्हारा, अलग इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है पागल इंसान। अब ये फालतू सवाल मत पूछ मुझे। हाँ तो वो मत ले, चल वो मत ले, ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है पागल, और ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इससे क्यों मिक्स कर रहा है तू? हाँ चल, वो नहीं भी लेगा तो भी 14,90,000 ही होगा। अब डब इंडिया का क्वेश्चन है सर 115 बीएससी में आया, तो आपने फिर वो डिडक्शन क्यों? अरे भाई ये सेपरेट क्वेश्चन है, ये सेपरेट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जब आंसर करोगे तो इसको क्यों देखोगे आप, और जब इसको आंसर करोगे तो इसको क्यों देखोगे? और अगर मान लो चलो डिडक्शन नहीं भी दूंगा तो भी 14,90,000 होता है, तो भी 15 लाख से कम होता है। थोड़ा तो दिमाग लगा दो बेटा। अरे आर यू क्लियर? क्लियर है आप लोग? जल्दी बोलो तो आगे बढ़ता हूं फिर मैं। अरे बोल दो भाई। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मतलब केस स्टडी 2 का आखिरी क्वेश्चन है, एमसीक्यूज खत्म नहीं हो रहे, उसके बाद और भी एमसीक्यूज है। व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी राउंडेड ऑफ मिस्टर आरव अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर AY 21-22 if he wishes to make maximum tax savings in no TDS? तो मिस्टर आरव का रेसिडेंशियल स्टेटस पता चल गया? पता चल गया क्या? नॉन रेसिडेंट।
अब बताओ नॉन रेसिडेंट की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है? या तो इंडिया में अक्रू होनी चाहिए या रिसीव। तो देखो इंडिया में क्या अक्रू हो रहा है, क्या रिसीव हो रहा है मिस्टर आरव का। देखो मिस्टर आरव का, देखो ये इनकम तो इंडिया में अक्रू रिसीव नहीं हो रही है, ये इस पे तो टैक्स नहीं लग सकता है, बराबर। वो वहीं पर मिला, वहीं पर कमाया, वहीं रिसीव हुआ, तो ये छोड़ दो आप। कौन सा? ये जो $1,20,000 जो कमा रहा है ना, उस पर इंडिया में टैक्स नहीं लग सकता है। हाँ, क्या ये 14 लाख पे टैक्स लगेगा? द आंसर इज यस। और किस पे टैक्स लगेगा मिस्टर आरव के? इस 90,000 पे भी टैक्स लग सकता है, ठीक है, इस 90,000 पे भी उसको टैक्स लग सकता है। और 90,000 पे उसको अगर टैक्स लगेगा तो 90,000 में से उसको 20% का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब उसको टैक्स कितने पे लगेगा? 14 लाख पे तो लगना ही है, प्लस 90,000 रुपए का डिविडेंड का जो है इनकम, उस पे टैक्स लगेगा। तो टोटल कितनी हो गई? 14,90,000 रुपए की उसकी इनकम हो गई। इज इट क्लियर? अब उस पे वहां पर भी लिखा गया है, बराबर से देखना कि उसको क्या करना है, मैक्सिमम टैक्स सेव करना है, बराबर। क्वेश्चन के अंदर बराबर, एक शांति से सुनना, डब इंडिया बराबर से सुनना, बाद में फालतू सवाल नहीं पूछना मुझे, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। क्या बोला इसमें? मैक्सिमम टैक्स सेव करना है। चलो ठीक है, 14 लाख रुपए का उसका इंटरेस्ट है और 90,000 रुपए का उसका डिविडेंड है, ठीक है। लेकिन इस 90,000 में से उसको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। कितना? 20%। 20% डिडक्शन लेकर कितना हो जाएगा? 72,000। तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 14,72,000। अब मैं इस पर क्या अप्लाई करूंगा? उसको मैक्सिमम टैक्स सेव करना है, तो मैं उसको बोलूंगा आप नॉर्मल टैक्स में मत जाओ, ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम में जाओ, 115 बीएसई में चले जाओ। अब आप बोलोगे फालतू सा सवाल जो डब इंडिया ने पिछले क्वेश्चन में बोला था, सर 115 बीएसई में जा रहा है तो यहां डिडक्शन काय को ले रहा है? अबे भाई जाकर 115 बीएसई पढ़ ले, पढ़ लो आप 115 बीएसई बेटा। 115 बीएसई में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप सेक्शन 57 का डिडक्शन नहीं ले सकते हो। इसका मतलब आप 115 बीएसई के साथ साथ सेक्शन 57 का डिडक्शन ले सकते हो क्या? द आंसर इज यस। आई डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? हाँ मैडम, पढ़ाई करो अच्छे से जाकर जिंदगी में, ठीक है। बुक खोल के दिखाता हूं मैं तुमको, बड़े बड़े शब्दों में लिखा था मैंने क्लास में। पढ़ाई करते नहीं हो तुम लोग यार, आधा अधूरा क्वेश्चन पूछते हो यार। ये ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम है आपका, ठीक है। रुक जाओ जरा, ये एक सवाल आया अभी, क्या 115 बीएसई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों के लिए एप्लीकेबल है? पढ़ो इंग्लिश में। ये आपका सेक्शन है 115 बीएसई का, ठीक है। पढ़ो मैडम, गायत्री मैडम। रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट बहुत आर, पढ़ाई करो पढ़ाई। और यहां पर देखो, जहां पर लिखा है ना ये सब डिडक्शन नहीं ले सकते हो, उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि सेक्शन 57 का डिडक्शन नहीं ले सकते हो। हाँ, सिर्फ एक पेंशन वाला डिडक्शन मना किया है, देखो, बाकी वो डिविडेंड का इंटरेस्ट का डिडक्शन मना नहीं किया है। अरे आर यू क्लियर भाई? क्लियर हो आप लोग? मैं इसलिए बोला आप लेक्चर बराबर से देख लो, नहीं तो सब चला जाएगा ऊपर से आपके, क्योंकि आप समय बर्बाद करोगे इन सब चीजों में बहुत ज्यादा। अब आप इस पे 115 बीएसई अप्लाई करोगे ना बेटा, इस पे 115 बीएसई अप्लाई करो तो आपको आंसर आएगा 187,720। कैसे आएगा मैं वो भी बता देता हूं चाहिए तो, ठीक है। पहले 2.5 लाख पे टैक्स निल, उसके अगले 2.5 लाख पे 12,500, उसके अगले 2.5 लाख पे 25,000। कैसे 12,500? 5%, फिर 10%, फिर 15%, फिर 20%, फिर उसके अगले 2.5 लाख पे 37,500, फिर उसके अगले 2.5 लाख पे 50,000, फिर उसके अगले 2.5 लाख नहीं, उसके बाद जो भी अमाउंट बचता है, कितना बचता है वो 2 लाख एंड समथिंग समथिंग, उस पे 25% विल कम टू 55,500 रुपीज। इन सबका टोटल मारो प्लस 4% मारो, तो जो भी आंसर आएगा वो यही होएगा जो इधर है, 187,720। कर लो, चाहिए तो एक बार करके कंफर्म कर लो, करके कंफर्म कर लो बेटा एक बार। क्लियर है? Is everyone clear till here? Please tell me. Tell your friends to see this lecture as early as possible. Please. तो तकलीफ हो जाएगी, खुद से सॉल्व करते बैठोगे बहुत टाइम जाएगा। हाँ, ट्राई करो खुद से, अगर कोई चीज नहीं आ रहा है बहुत समय करने के बाद भी, तो फिर फटाक से देख लो, ज्यादा समय मत वेस्ट करो। 2-2 घंटा वेस्ट करना बेवकूफी है एक एक एमसीक्यू के ऊपर। क्लियर?
ये सवाल मत पूछो सर यहां पर डिडक्शन क्यों लिया, अगर 115 बीएससी लिया तो 115 बीएससी में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप डिविडेंड का डिडक्शन नहीं ले सकते हो। आप डिविडेंड का डिडक्शन लो, बिल्कुल बिल्कुल लो, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपके 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस थे, एग्जाम में भी आने वाले ऐसे ही क्वेश्चन। अब आपके इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, मतलब जिनका केस स्टडी से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, एकदम इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। अब पढ़ लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 11, ये सब सेपरेट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 द फॉलोइंग इनकम्स अक्रूज or arises to just a second the following income accrues or arises to a specified fund। now एक बहुत बारीक सा प्रोविजन है, हार्डली किसी को याद होगा ये सब चीज। The following income accrues or arises to specified fund. Capital gain on transfer of rupee denominated bond of NTPC Limited, an Indian company, transfer effected in September to Indian International Exchange, Gift City, Gujarat, and consideration received in US dollar। पहले पढ़ लेता हूं एक बार क्वेश्चन। Interest on debentures issued by PQR INC, a country P company whose POEM is outside India. Assume that such income does not otherwise accrue or arise in India. Capital gain on transfer of shares of MNO Limited, an Indian company. Capital gain on transfer of debentures issued by MNO Limited. Income under the head PGBP of a securitization trust. Which of the following income referred above, when computed in the prescribed manner, would be exempt in the hands of the specified fund under section 10(4)D? जाकर चेक करना अपनी बुक के अंदर, एक नया सेक्शन आया था 10(4)D, फाइनेंस एक्ट 2019, फाइनेंस एक्ट 2020 में उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आए थे, उसके बारे में बात कर रहा है। बोल रहा है कि इसमें से कौन कौन सी इनकम सेक्शन 10(4)D में एग्जेम्प्ट है। सब इनकम एग्जेम्प्ट होती है, सिर्फ एक इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होती है, वो है कैपिटल गेन्स। अगर किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स को बेच के आता है तो बस ये याद रखना, किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स को बेचकर अगर कोई कैपिटल गेन्स आता है तो वो टैक्सेबल है, वो एग्जेम्प्ट नहीं है, बाकी सब कुछ एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब पॉइंट नंबर 1 एग्जेम्प्ट है, पॉइंट नंबर 2 एग्जेम्प्ट है, पॉइंट नंबर 4 एग्जेम्प्ट है, पॉइंट नंबर 5 भी एग्जेम्प्ट है। ये थोड़ा सा अतरंगी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब साइड ट्रैक क्वेश्चन है, मतलब ये ऐसा मेन स्ट्रीम प्रोविजंस में से नहीं आया, एकदम अंदर से घुस के कोने का प्रोविजन पूछा है। तो फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम, फोर्थ एग्जाम, फिफ्थ एग्जाम, थर्ड एग्जाम नहीं है। इंडियन कंपनी के शेयर्स को बेचकर अगर कुछ कैपिटल गेन्स होता है तो वो एग्जाम नहीं है। सर ये स्पेसिफाइड फंड वो है, वो अपनी बुक में एनआर वाले चैप्टर में है, हाँ वही है बेटा, वही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1, 2, 4 एंड 5। थर्ड इज टैक्सेबल, थर्ड इज टैक्सेबल। एनआर वाले चैप्टर में नहीं है, इनफैक्ट वो आपके नॉन टैक्सेबल कैपिटल गेन्स का जो चैप्टर है ना, नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर, सेक्शन 47, उसके अंदर लास्ट पेज पे दिया गया है, वहां पर चेक करना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक मतलब बोल सकता हूं मैं लेस इंपॉर्टेंट प्रोविजन इन्होंने एग्जाम में तो नहीं पूछा, बट आरटीपी में डाल दिया। बट केयरफुल रहना, अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत अच्छा है। तो ये एग्जाम्प्ट है, ये एग्जाम्प्ट है। सिर्फ कैपिटल गेन्स अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स को बेचकर कुछ होता है तो वो एग्जाम नहीं है, उस पर टैक्स लगता है। ठीक है, तो 1, 2, 4 एंड 5 इज एग्जाम्प्ट एंड देयरफॉर द आंसर इज सी। इज एवरीवन क्लियर? क्लियर है सबको? अभी ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप लोग आंसर दे सकते हो तो दे दो, ना तो मैं देता हूं। ठीक है, चलो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 12। आंसर तो आप लोग दे दो, रीजनिंग मैं देता हूं, मेरा काम रीजनिंग देना है। During the previous year 2021, Help Age, a charitable trust, made voluntary contribution, not being corpus donation. Corpus donation नहीं दे रहे हो आप, किसी को voluntary donation दे रहे हो, to another trust registered under section 12AA out of its current year income derived from property held under trust. To an educational institution referred to in 1023C clause 6 out of its current year income derived from property held under trust. To another trust registered under 12AA out of the accumulated income of the trust
Which of the above all voluntary contributions are permitted as application of income for the charitable purpose for AY 21-22 under the provisions of Income Tax Act 1961? अब मैं आपको प्रोविजन बोलता हूं, उससे आप आंसर अगर दे सकते हो तो दो, नहीं तो मैं आंसर दे रहा हूं। अगर मैं एक ट्रस्ट हूं जो 12AA में रजिस्टर्ड हूं, और अगर मैं किसी दूसरे 12AA में रजिस्टर्ड हुए ट्रस्ट को वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन देता हूं, कॉर्पस डोनेशन दूंगा तो वो तो डिडक्शन मिलता ही नहीं है, कॉर्पस डोनेशन देने पर डिडक्शन नहीं मिलता है। अगर मैं 12AA का रजिस्टर्ड ट्रस्ट हूं और सामने वाला जो डोनी ट्रस्ट है वो भी 12AA का रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, मैं अपनी करंट ईयर की इनकम में से उसको कुछ दे रहा हूं तो मुझे डिडक्शन मिलेगा। प्लस अगर मैं 12AA में रजिस्टर्ड हूं, मैं अपनी करंट ईयर की इनकम में से सामने वाला अगर कोई 1023C में रजिस्टर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, मैं उसको डोनेशन दे रहा हूं तो भी डिडक्शन मिलेगा। थर्ड, अगर मैंने किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए अक्यूमुलेट किया है पिछले सालों में, तो मैंने आपको बोला था अगर किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए एक्यूमुलेट कर रहे हो तो वो पैसा आपको कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, फिर वो पैसा विड्रॉ करके उसी पर्पस के लिए यूज करना है। फिर उस पैसे को अगर अगले सालों में जाकर आप विड्रॉ करके डोनेशन दोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। उस पर्पस, उसी पर्पस के लिए यूज करना है जिस पर्पस के लिए आपने असेसिंग ऑफिसर को बोला था, क्योंकि आपको एक एप्लीकेशन देना है प्रेस्क्राइब फॉर्म के अंदर असेसिंग ऑफिसर को, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के अंदर पूरा प्रोसीजर है, सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 के अंदर जाकर चेक करना। एंड देयरफॉर द आंसर इज व्हाट? अगर आप 12AA में रजिस्टर्ड हो, अगर आप दूसरे ट्रस्ट को देते हो डोनेशन, आपको डिडक्शन मिलेगा करंट ईयर की इनकम से। अक्यूमुलेटेड इनकम से दोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो उसी पर्पस के लिए आपको यूज करना है जिस पर्पस का वादा आपने पिछले सालों में किया था। And therefore, the answer is C, because the answer is 1 and 2. 1 is correct, 2 is correct, 3 is not correct. And with that note, the answer is C. Is everyone clear? I hope it is clear. थर्टीन का आंसर भी आप भी लोग दे दो। मेरे जो 12th का आंसर था, जो डिस्कशन था 12th का, उसी में 13 का आंसर मैंने दे दिया आपको। अब आप लोग फटाफट पढ़ के दे दो। चलो, व्हाट वुड बी आवर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12 अबव हैड द वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सेड ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन बीन इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पस डोनेशन? अगर ये सारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हो, अगर ये कॉर्पस डोनेशन की तरह दे रहे हो, तो आपका आंसर क्या होगा? जाकर चेक करना अपने चैप्टर का 3रा पेज, वहां पर दिखेगा आपको इसका आंसर। पेज नंबर भी बता रहा हूं आपको। मिलेगा डिडक्शन? एंड द आंसर इज नो। फिर डिडक्शन भूल जाओ भाई, मेहरबानी करो। बराबर, डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है? एंड द आंसर इज ए, क्योंकि अगर आप किसी को वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन देते हो तो डिडक्शन मिलता है, लेकिन कॉर्पस डोनेशन दोगे तो कॉर्पस डोनेशन का डिडक्शन गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शंस देखो कितने, 10 10 ऑप्शंस हैं इसमें, एक दो नहीं। मैं इसका पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूं, ठीक है? ये सेम चीज सब करवाया हूं क्लास में, ये सब क्लास में करवाया हूं आपको। ऐसा कुछ नहीं होगा, कंटेंट बहुत तगड़ा है अपना, पूरे इंडिया में टॉप कंटेंट है, टॉप। बहुत मेहनत किया है आप लोगों के साथ, आप लोगों ने भी किया है, मैंने भी किया है। यहां पर रीट है, रीट मतलब बिजनेस ट्रस्ट, बराबर। यहां पर एसपीवी है, यहां पर इन्वेस्टर है, एक रेसिडेंट इन्वेस्टर है, एक नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर है, ठीक है? अब ये इसको क्या देता है? डिविडेंड्स, और फिर ये डिविडेंड इसको क्या करता है? पास ऑन कर देता है, ठीक है? अब इसके हाथ में डिविडेंड हमेशा एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अब यहां डिविडेंड एग्जेम्प्ट होगा कि टैक्स होगा, वो डिपेंड करता है एसपीवी के ऊपर। अगर एसपीवी ने 115BAA ऑप्ट किया है तो यहां डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा। याद आता है ऐसा अमेंडमेंट आया था? याद आता है? पहले याद आता है कि ये बताओ। और अगर एसपीवी ने 115BAA ऑप्ट नहीं किया है तो फिर यहां पर जो डिविडेंड इनको मिलेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहले बताओ ये चीज पता है क्या आपको? याद है ये चीज? नहीं याद है तो जाकर बुक खोलो और देखो अच्छे से।
नहीं याद है तो मैं बुक खोल के दिखाता हूं। ये आपकी बुक है, ये मई 21 की बुक है, नवंबर 21 की बुक है, और ये आपका बिजनेस ट्रस्ट का चैप्टर है। ये आपका बिजनेस ट्रस्ट का चैप्टर है। exempt / now taxable if SPV opted for section 115BAA, और यहां पर नीचे आपने नोट लिखा होगा अपने हाथों से, ठीक है, क्लियर है? तो ऑन दैट नोट पहले ये अच्छे से डायग्राम देख लो। इसने इसको डिविडेंड दिया, ये इधर डिविडेंड देगा, ठीक है। अच्छा टीडीएस कितना काटेगा सर? अगर यहां टैक्सेबल है तो टीडीएस काटेगा कितना? वैसे तो 10% काटना चाहिए, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से क्या है, रेसिडेंट के केस में 7.5% हो गया है और नॉन रेसिडेंट के केस में 10%, क्योंकि रेसिडेंट लोगों को ही गवर्नमेंट ने वो 25% का बेनिफिट दिया है, नॉन रेसिडेंट को 25% का रिडक्शन का बेनिफिट नहीं दिया है, जो याद करो 14 में 2020 को आया था कोविड-19 की वजह से। पहले बोलो डायग्राम क्लियर है आप लोगों को? तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्योंकि 10 ऑप्शन है, अभी आपको उसमें से चूज करना है कौन सा सही कौन सा गलत। मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन गलत हो सकते हैं, आपको सही वाला चूज करके देखना है कौन सा सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। रीट जो भी कमाएगा वो इन्वेस्टर को देगा। अब डिविडेंड रीट के हाथ में हमेशा टैक्सेबल है, अब इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है वो डिपेंड करता है एसपीवी क्या फॉलो करता है। एसपीवी अगर कंसेशनल रेट पे टैक्स भरता है, मतलब 115BAA पे, तो इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल। एसपीवी नॉर्मल रेट पे टैक्स भरता है, इन्वेस्टर के हाथ में एग्जेम्प्ट। एसपीवी कंसेशनल रेट पे टैक्स भरता है, इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल, इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल। टीडीएस काटना पड़ेगा नॉर्मली तो 10%, लेकिन इस साल 7.5% फॉर रेसिडेंट एंड 10% फॉर नॉन रेसिडेंट। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन। A real estate investment trust receives 8 lakhs dividend in Feb 2021 from A Limited, a special purpose vehicle in which business trust holds 80% shareholding. The REIT distributes the dividend to its unit holder in March 2021. Mr. X is a resident Indian holding 5% units and Mr. Y is a non-resident holding 10% units. What would be the tax consequence in the hands of REIT and its unit holders Mr. X and Mr. Y? अगर आप लोग आंसर दे सकते हो तो बताओ। पहले 8 पॉइंट, पहले 7 में से कौन सा वैलिड पॉइंट है और कौन सा इनवैलिड, कौन सा वैलिड है कौन सा जेन्युइन पॉइंट है? पहले 7, बाकी का 3 बाद में बताता हूं। पहले 7 में से कौन सा वैलिड पॉइंट है? चलो दिमाग लगाओ सब लोग। यस डैब इंडिया। और मैं एक एक पढ़ रहा हूं, आप लोग बोलो। फर्स्ट वन, रीट एंजॉयज पास थ्रू स्टेटस। पास थ्रू स्टेट मतलब इनकम पास ऑन करना। रीट जो भी इनकम कमाएगा इन्वेस्टर को पास ऑन करेगा। REIT enjoys pass-through status in respect of dividend received from A Limited only if A Limited does not offer 115BAA। ऐसा कुछ नहीं है, REIT को अपना जो भी इनकम होगा वो इन्वेस्टर को देना ही पड़ेगा। 115BAA फॉलो करे या नहीं फॉलो करे उससे फर्क नहीं पड़ता है। REIT enjoys पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 इज गलत। पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है? अगर 115BAA ऑप्ट नहीं करेगा तो ही इनकम पास ऑन कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं, हमेशा करेगा पास ऑन। पॉइंट नंबर 2, REIT enjoys pass-through status in respect of dividend received from A Limited only if A Limited opts for section 115BAA। ये भी गलत है। पॉइंट नंबर 3 is correct. REIT will always enjoy pass-through status. Whatever income REIT will earn will pass on through the investor, irrespective of whether the SPV is following 115BAA or not. फर्क नहीं पड़ता है। Therefore, answer is point number 3. Point number 3 is a valid point which we can grab. इस point को पकड़ के रखो। Point number 4, in case where the dividend is taxable in the hands of REIT, the same would be subject to tax at maximum marginal rate. Dividend REIT के हाथ में हमेशा exempt होता है, तो ये point फालतू है। Dividend is exempt in the hands of Mr. X and Y only if A opt for section 115BAA। गलत है, अगर 115BAA opt करेगा तो dividend exempt नहीं taxable हो जाएगा, ठीक है। Therefore point number 6 is relevant. Is everyone clear? Out of the first 6 points, point number 3 and 6 is relevant.
यस कीर्थना, यू आर करेक्ट बेटा. Point number 7. Dividend is exempt in the hands of Mr. X and Y irrespective of whether A Limited opts for 115BAA. गलत. कब exempt होगा डिविडेंड मिस्टर एक्स और वाई के हाथ में? जब 115BAA वो ऑप्ट नहीं करेगा तो. नहीं करेगा तो exempt है, करेगा तो टैक्सेबल है. तो पॉइंट नंबर 7 भी फालतू है. टैक्स इज डिडक्टेबल बाय रीट ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई एट 10%. गलत. दोनों के केस में 10% नहीं है. रेसिडेंट के केस में 7.5% लेना पड़ेगा कोविड-19 रिलीफ की वजह से. Therefore, point number 9 is relevant. चेक करो. पॉइंट नंबर 10 भी गलत है. दोनों के केस में 7.5% भी नहीं है. नॉन रेसिडेंट के लिए कोविड-19 रिलीफ नहीं है. Therefore, the answer is 3, 6 and 9. I hope it is clear. I hope it is clear. सब अमेंडमेंट पे ही क्वेश्चन बनाए इन्होंने. आंसर इज 3, 6 and 9. Therefore, the answer is what? C. Is everyone clear? Please tell me. And one last question of the day, which is again on an amendment. ये फिर से एक amendment पे question है. पढ़ रहा हूं मैं. A Limited is a Singapore company whose POEM is in Singapore, which owns and operates an electronic platform for provision of services. तो ये एक सिंगापुर की कंपनी है, A Limited. या लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी. ये क्या करती है? ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है. कौन है ये? ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसा काम करती है. चेक करो. विच ओन्स एंड ऑपरेट्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म लाइक Amazon. बराबर. Now B Limited is a Malaysian company whose POEM is in Malaysia, which provides online advertisement. अब B Limited कौन है? मलेशिया की कंपनी. अब इसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट. तो अब मैं दोनों को ना एक एग्जांपल से रेप्लिकेट करता हूं. ये Amazon जैसा काम करती है और ये फेसबुक. देखो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए. इट माइट बी अबाउट इक्वलाइजेशन लेवी. तो ये फाइनेंस एक्ट 20 में एक नया इक्वलाइजेशन लेवी आया, उस पे हो सकता है. कौन सा वाला? 165A वाला 2% इक्वलाइजेशन लेवी ई कॉमर्स ऑपरेटर लेगा. और ये फाइनेंस एक्ट 16 वाला इक्वलाइजेशन लेवी है जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पे 6% लगता है. आई डू यू रिमेंबर दीज थिंग्स? बोलिए. बराबर. आगे क्वेश्चन पढ़ता हूं. द ग्रॉस रिसीट फ्रॉम सच सर्विसेज में बी टेकन एज 3 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2021 फॉर बोथ ए एंड बी. दोनों का ग्रॉस रिसीट 3 करोड़ है. ए लिमिटेड डज नॉट हैव अ ब्रांच इन इंडिया. अब इसका इंडिया में कोई ब्रांच नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. नो पीई. इसका इंडिया में कोई ब्रांच नहीं है. किसका? ए लिमिटेड का. बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. अच्छा. B Limited, हाँ. Whereas B Limited has a branch in India at Mumbai and the online advertisements are effectively connected to that branch. इसका इंडिया में ब्रांच है. There is a P in India. अब समझ लो, अगर इंडिया में P है ना तो इक्वलाइजेशन लेवी लग ही नहीं सकता है. याद आता है? इक्वलाइजेशन लेवी इज नॉट रिक्वायर्ड इफ देयर इज अ पी इन इंडिया. अगर फेसबुक का इंडिया में पी है तो उसको इक्वलाइजेशन लेवी थोड़ी लगेगा. वैसे ही इस बी लिमिटेड का अगर इंडिया में पी है तो उसको इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लग सकता है. हाँ, इसका इक्वलाइजेशन लेवी लग सकता है. 2 रीजन है. सबसे पहले इसका पी नहीं है, प्लस इसका ग्रॉस रिसीट ऑफ सर्विसेज इज मोर देन 2 करोड़ रुपीज. चेक करो, क्योंकि यहां पर जो नया अमेंडमेंट आया ना उसमें कम से कम ग्रॉस रिसीट 2 करोड़ रुपया होना चाहिए. 2 करोड़, तो ही ये नया सेक्शन एप्लीकेबल है. एंड देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि ये वाले केस में, ए लिमिटेड के केस में 2% इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा. एंड देयरफॉर द आंसर इज बी. आई होप इट इज क्लियर टू यू. 6% नहीं लगेगा. 6% क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट का इंडिया में पी है. तो अगर इंडिया में पी आ जाता है तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगता है. 2% क्यों लगेगा? सबसे पहले तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है. दूसरा, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉन रेसिडेंट है. तीसरा,
वो ई कॉमर्स ऑपरेटर का इंडिया में पी नहीं है। चौथा, वो ग्रॉस रिसीट ऑफ सर्विसेज इज 2 crore और मोर, एंड देयरफॉर इट्स अ क्लासिक केस ऑफ 2% इक्वलाइजेशन लेवी ऑफ फाइनेंस एक्ट 2020. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. प्लीज कंफर्म दैट एंड आई शैल साइन ऑफ हियर. I'll sign off that after that. Is it clear? अरे बोल दो भाई, मेहरबानी कर दो मुझ पे. Is it clear? So इसी के साथ मैं साइन ऑफ लेता हूं. आज का सेशन खत्म करता हूं. हाँ, इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो सब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, उसके आंसर्स आपको नीचे दिए गए हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप सॉल्व खुद से कर सकते हो. कोई डाउट है आप मुझे जरूर मैसेज करो, मैं आपका उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा. ठीक है. हाँ, ये पहले पेज पे क्या लिखा गया है आरटीपी के, यहाँ पर यही लिखा गया है कि आपको वही स्टडी मटेरियल फॉलो करना है जो पिछले साल आई थी 2020 में, और उसके साथ साथ आपको स्टैट्यूटरी अपडेट और जुडिशियल अपडेट फॉलो करना है जो आईसीआई की वेबसाइट पर है. और इन दोनों के ऊपर मैंने एक महीने पहले ही लेक्चर बना के डाल दिया है. आई होप यू हैव सीन दैट लेक्चर. Have you seen that lecture on judicial update and statutory update? Statutory update में कुछ 6 पेज का अमेंडमेंट है और जुडिशियल अपडेट में कुछ 4 से 5 केस लॉज आईसीआई ने डाला है. वो दोनों का दोनों लेक्चर मैंने एक महीने पहले ही अपलोड कर दिया था. अगर आपने किसी कारण की वजह से वो मिस आउट कर दिया था तो आप जाकर पिछले 1-1.5 महीने का एजेनेक्स का यूट्यूब चैनल चेक करो, आपको वहां पर मिल जाएगा. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. और स्टडी मटेरियल वही फॉलो करना है जो पिछले साल आया था, और अपनी क्लास के अंदर अपन ने स्टडी मटेरियल किया है वही फॉलो करना है. ठीक है. इज एवरीवन क्लियर? सो ध्यान रखो सब लोग अपना. उसी तरीके से मैं आता रहूंगा. कल हम लोग लाइव मिलेंगे एट 6 o'clock 6 PM फॉर डाउट सॉल्विंग सेशन. एज आई प्रॉमिस्ड यू, एवरी ट्यूसडे आई विल कम लाइव एट 6 PM फॉर डाउट सॉल्विंग सेशन ऑफ यू ऑल. एंड इसी तरीके से जैसे मॉक टेस्ट पेपर आ जाएगा आईसीआई का, मैं उसका भी डिस्कशन कर लूंगा आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों का MCQ सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय वेस्ट ना हो. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट ऑल ऑफ यू. टेक केयर. ध्यान रखो सब लोग अपना.